हैरान परेशान हो निराश होते हैं जब आपको ये चप्पलें जूते दिखाई पड़ते हैं। आपको पता है ये क्या प्रमाण है? जैसे भारत के अंदर जलियांवाला बाग जो मैसेकर हुआ था, उसमें जो चप्पल जूते पगड़ियां कपड़े पड़े रह गए थे, वो दर्शाता था कि कितना कितना बुरी तरह से एक दौर आया होगा। एग्जैक्टली ये जो सीन आपको दिखाई दे रहा है चप्पल जूतों का, ये दर्शाता है कि कितनी बड़ी संख्या में ये जो शूज स्लीपर्स पड़े हुए हैं, ये उस जगह पर है जहां पर यहूदियों का कत्लेआम हुआ था। ये वो जगह का सीन है। यही कारण है कि यूएन के द्वारा, यूनेस्को के द्वारा 27 जनवरी को होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे के रूप में मनाया जाता है। 27 जनवरी 1945 अपने आप में वो दिन जिस दिन बचे हुए यहूदियों को बचाया गया था यूएसएसआर के द्वारा, कि भैया इनको सेव किया जाएगा, यातना कैंप से छुड़ाया गया था। इस वजह से 27 जनवरी को होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे, दुनिया को पता चले कि किसी आदमी में सनक कितनी बड़ी हो सकती है। बाय द वे, हमने अंकित इंस्पायर इंडिया पर एक सेशन किया था, कल परसों हमने एक सेशन डाला था ओपनहाइमर के बारे में। ये सारी घटनाएं आपस में इंटर रिलेट होती हैं। अगर समय मिले तो आप इस सेशन को जाकर जरूर सुनिएगा अंकित इंस्पायर इंडिया पर, जिसमें हमने इसमें पूरी तरह से जिक्र किया है हिटलर का, यहूदियों का। कोशिश की है कि आपको यह पता चले कि कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर के बीच में हिटलर जैसा कोई आदमी, साइकिक आदमी पैदा हुआ था। असल में 1914 से लेकर 1919 के बीच में जब प्रथम विश्व युद्ध चला था, उसमें जर्मनी हार गया था। जब जर्मनी हारा था तो जर्मनी के हारने के बाद में जर्मन्स के अंदर जो हीन भावना पैदा हुई, उसके पीछे का बड़ा कारण था ट्रीटी ऑफ वर्साई, जिसके अंदर क्या किया गया था, जर्मन्स के ऊपर यह कहा गया था कि वो हारने की राशि जिन्होंने उन्हें हराया है उन्हें चुकाएंगे। यानी फ्रांस और ब्रिटेन ने जर्मन्स के ऊपर यह लाद दिया कि तुम्हारी वजह से जो नुकसान हुआ है ना, वो पैसा तुम्हें चुकाना पड़ेगा। तो जर्मन्स में इस बात को लेकर बड़ी निराशा हुई और इसी कारण से 1920 में प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होते ही जर्मनी के जर्मन्स ने एक पार्टी बनाई और उस पार्टी के सदस्यों को ही नाजी कहा गया। एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन हुआ और उसी राजनीतिक पार्टी के अंदर अडोल्फ हिटलर था। अगर आप चाहेंगे तो मैं एक हिटलर पर डेडिकेटेड सेशन भी लाने का प्रयास करूंगा, ताकि आपको हिटलर का भी रेफरेंस पता चले कि हिटलर क्या था, कैसे सोचता था, क्या करता था। अभी मैं उस पर प्लान कर रहा हूं, जल्दी ही मैं आपके सामने एक सेशन लेकर भी आ जाऊंगा, ठीक है, ताकि इन घटनाओं को आप रिलेट कर पाएंगे। तो जो हिटलर था वो 1920 में बनी जो पार्टी थी उसका नाजी का सदस्य था। जर्मन्स ने अपने अंदर जब ये तलाशा कि हम युद्ध क्यों हारे, तो उन्हें लगा कि जर्मनी के अंदर जो पैसे वाले रसूखदार लोग हैं वो यहूदी हैं, ज्यूज हैं, और इन लोगों ने युद्ध में हमारा साथ नहीं दिया, इसलिए हम हार गए। और इन्होंने अपोजिशन का साथ दिया, यानी जिनसे हमारा युद्ध हो रहा है उनको इनडायरेक्टली हेल्प किया था, इसलिए हम हार गए। तो नाजियों ने हिटलर के नेतृत्व में यह मन में भाव बिठा लिया कि जो लोग हमारी हार के जिम्मेदार हैं, अगर इन्हें पूरी तरह से मिटा दिया जाए तो जर्मन्स को फिर दुनिया से कोई नहीं मिटा सकता। यानी एक प्रकार से नाजियों में जर्मन्स को लेकर के यह भावना पैदा कर दी गई कि जर्मन्स दुनिया की बेस्ट नस्ल हैं, और उस बेस्ट नस्ल ने और नस्लों को मिटाने के नाम पर यहूदियों को मिटाने का सोचा कि दुनिया में जहां जहां यहूदी हैं सब तरफ से मिटा दो। और जिन यहूदियों को मिटाया जाएगा, हिटलर उनका लीडर था जो यहूदियों को मिटाने के लिए गैस चैम्बर बनाकर रखा हुआ था। 60 लाख यहूदियों का कत्लेआम किया गया था, जिस समय दुनिया में 90 लाख ही यहूदी थे, ज्यूज थे, जो कि इजराइल में पाए जाते हैं। दुनिया में उस समय पर 1939 से लेकर 45 के बीच में कुल आबादी थी 90 लाख, जिसमें से 60 लाख को मार दिया गया था। इसके ऊपर फिल्म है, ये फिल्म तो नहीं है, मतलब ये जो घटना है जिसका रेफरेंस लिया गया है। तो अभी फिलहाल के लिए अगर हम इजराइल की बात करें तो इजराइल में मेजॉरिटी 74% यहूदी रहते हैं, 18% यहां पर मुस्लिम रहते हैं। तो इसलिए इजराइल यहूदियों को लेकर के बड़ी मात्रा में रिएक्शन देता है, ठीक है। तो हुआ क्या था, तो जैसा मैंने आपसे कहा कि होलोकॉस्ट की शुरुआत नाजी जर्मनी से हुई थी, धीरे धीरे वो पूरे यूरोप में फैली थी। 1933 में यूरोप के अंदर 90 लाख के आसपास की आबादी थी। 33 में अडोल्फ हिटलर को जब चांसलर नियुक्त किया गया तो उसने होलोकॉस्ट की शुरुआत की, और उसने शुरुआत के अंदर ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, सुडेटनलैंड, इन सब पर कब्जा किया, और जर्मनी ने पोलैंड पर 1939 में हमला कर दिया। अगले 2 साल में जर्मनी ने सोवियत संघ के पश्चिमी हिस्से पर भी कब्जा कर लिया। इटली, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया के साथ गठबंधन बनाया, जिसमें ये पूरा वर्ल्ड वॉर की कहानी है। इसके ऊपर भी एक सीरीज हम कर लेंगे अगर आप चाहेंगे तो। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मनी के तानाशाह अडोल्फ हिटलर ने होलोकॉस्ट के नाम पर लाखों लोगों को नजरबंदी कैंप में डाला। लगभग 11 लाख लोगों को गैस चैम्बर में डालकर मार दिया गया। दूसरे हजारों लोगों को नजरबंदी कैंप में ठंड और भुखमरी से मार दिया गया। 1939 में जर्मनी द्वारा विश्व युद्ध भड़काने के बाद हिटलर ने यहूदियों को जड़ से मिटाने के लिए अपने अंतिम हल को अमल में लाना शुरू किया।
उसने सैनिक यहूदियों को कुछ खास इलाकों में ठूंसने का काम किया, उनसे काम करवाने, उन्हें एक जगह इकट्ठा करने, मार डालने के लिए विशेष कैंप स्थापित किए, जिसमें सबसे कुख्यात कैंप था ऑशविट्ज। तो जो फिल्म के अंदर ये जो शब्द यूज हुआ है ना ऑशविट्ज, ये क्या है? तो ये एक तरह का कंसंट्रेशन कैंप है जिसके बारे में बात की गई है। फिल्म को अगर आप देखेंगे, वर्तमान में आप जाकर के इस जगह को देख सकते हैं। पोलैंड के अंदर स्थित यह ऑशविट्ज स्थान है। लोग आज भी जाकर इस जगह को घूमकर आते हैं, देखकर आते हैं कि क्या था जहां पर ऑशविट्ज के अंदर, पोलैंड के ऑशविट्ज के अंदर हिटलर ने अपनी हैवानियत की सारी चीजों को पार कर दिया था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि दुनिया में यह किसी को मालूम ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ चल रहा है। आप सोचकर देखिए कि यहां पर लोगों को बड़ी बेरहमी से रखा जाता था, लेकिन चूंकि वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा था, लोगों को यह नहीं पता था कि चुन चुनकर यहूदियों को मारा जा रहा है, क्योंकि उन्हें ला करके इस तरह के गुप्त स्थान पर लाया जाता था और यहीं पर उन्हें मार दिया जाता था, कत्ल कर दिया जाता था। मारने के लिए गैस चैम्बर में डालकर नहाने के नाम पर उन्हें ले जाया जाता था, पेस्टिसाइड्स मंगाकर उन्हें मार दिया जाता था। ये जो घटना होती थी, इस घटना का जिक्र आज भी जब होता है तो लोगों के मन में डर बैठ जाता है। ये उस समय की पिक्चर्स हैं कि किस तरह से वहां पर लोगों को बड़ी संख्या में लेकर आया जाता था मारने के लिए, यहूदियों को सेलेक्ट कर करके लाया जाता था। अच्छा, ये जानकारी पता कैसे चली, कैसे बाहर आई? ये बात अपने आप में बड़ी है। 60 लाख यहूदी जिनकी हत्या हुई थी, उनमें से 15 लाख बच्चे मारे गए थे, और ये घटना भी एक बच्चे के कारण बाहर आई। वो बच्चा कौन था वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, अडोल्फ हिटलर इस प्रकार से नाजियों को बढ़िया तरीके से बात करके, बहुत ही कन्विंसिंग तरीके से ये बताते हुए कि हमारी नस्ल सबसे बड़ी है, ये बताते हुए वो लोगों को मोटिवेट किया करता था। यहूदियों के ऊपर नंबर गोद दिए जाते थे, नजरबंदी में जब रखा जाता था तो नंबर से उन्हें ट्रीट किया जाता था। एक बच्ची है साथियों, जिसके द्वारा लिखी गई डायरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब बन गई। ये घटना बाहर ही नहीं आती यदि ये यहूदी बच्ची अपने मरने से पहले एक डायरी ना लिखती। तो डायरी इसने कहां लिख दी और कहां मिल गई? तो दुनिया भर में जहां भी यहूदी थे, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा था। ये बच्ची एम्स्टर्डम में रहा करती थी, नीदरलैंड की राजधानी में, अपने पेरेंट्स के साथ। इस बच्ची का नाम था एने लिज मैरी, जिसे एनी फ्रैंक के नाम से भी जाना गया। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में इसका जन्म हुआ था, लेकिन जब जैसे जैसे नाजी जर्मनी के अंदर सत्ता में आ रहे थे, इनका परिवार घर छोड़कर के नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में शिफ्ट हो गया। 1940 तक पहुंचते पहुंचते नाजियों का कब्जा वहां पर भी हो गया। जब वहां पर होने लगा तो यहूदी लोगों पर ढूंढ ढूंढ कर वहां पर भी जुल्म होने लगे, अत्याचार होने लगे। जुलाई 1942 तक आते आते इस परिवार ने एनी के पिता के दफ्तर की एक इमारत में गुप्त कमरों के अंदर शरण ले ली और वहीं पर रहने लगे। करीब 2 साल बाद उनके साथ एक साथी, जो कि उसके पिता का साथी था, उसने विश्वासघात किया। एनी का पूरा परिवार गिरफ्तार हो गया। अन्य यहूदियों की तरह उन्हें भी यातना शिविर में भेज दिया गया। गिरफ्तारी के 7 महीने बाद एनी की टाइफॉइड की वजह से हर्बजल बेल्सन कंसंट्रेशन शिविर के अंदर मौत हो गई। उससे 1 हफ्ते पहले ही उसकी बहन की मौत हुई थी। अब ये डायरी की कहानी क्या है? असल में इस बच्ची के द्वारा पूरी घटना का, जब से 1933 में जर्मनी से निकले थे तब से लेकर जब तक मौत हुई थी, इसका जिक्र वो अपनी एक डायरी में लिखती थी। जब उन्हें गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा था, वो सारी बातें वो डायरी में मेंशन करती थी। जब ये बातें मेंशन हो रही थी तो इसकी एक डायरी बनी, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल के नाम से, एनी फ्रैंक के नाम से। उसकी ये डायरी 1947 में जब लोगों के सामने आई कैसे? इसके पिता इस पूरी घटना में बच गए थे। बचकर जब वो एम्स्टर्डम लौटे तो उन्होंने एनी की वो डायरी देखी, और उस डायरी के अंदर उन्होंने वो सारे जिक्र को ध्यान से पढ़ा जो उस बच्ची ने लिखे थे। उस डायरी के अंदर जो बातें लिखी गई थी उसका डच में भी अनुवाद 1952 में हुआ, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल के नाम से। इस प्रकार से एक पुस्तक प्रकाशित हुई। ये वो किताब है जिसके अंदर ये सारी चीजें विद रेफरेंस लिखी गई। उस बच्ची की किताब को अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया। 67 भाषाओं के अंदर यह बात ट्रांसलेट हुई, और यह डायरी एनी को उसके 13वें जन्मदिन पर मिली थी। आप सोचें कि उसने 1942 से लेकर 1944 के बीच के घटनाक्रम का पूरा जिक्र इस डायरी में लिखा, और यहां पर पूरी घटनाओं में यह भी बताया गया किस प्रकार से 10 लाख यहूदी बच्चों को मारा गया होलोकॉस्ट के अंदर। बच्ची के द्वारा लिखी गई डायरी जब ट्रांसलेट होकर के पहुंची तो वो दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक बन गई। लोगों को जब पहली बार ये पता चला कि होलोकॉस्ट क्या है, किस कारण से लोग मारे गए, तो लोगों के अंदर अलग ही लेवल की संवेदना व्याप्त हुई। ठीक है, गूगल ने इस विषय पर अपना डूडल भी बनाया। इवन आज भी लोग होलोकॉस्ट को इसी एनी की डायरी के कारण से याद कर पाते हैं। दुनिया में जिसने भी इस पर गलत शब्द यूज किए हैं उन्हें माफी मांगनी पड़ी है। बहुत सारे लोग होलोकॉस्ट के कंपैरिजन पर बहुत सारी प्रतिक्रिया